बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। इस टॉपिक का मकसद ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी मेजर कर सकें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास यहाँ पर एक टेक्निक बन जाएगी कि हम एक स्केलर के थ्रू एक वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, इसमें ये जो टर्म है हमारे पास ग्रेडियंट, दिस इज समथिंग न्यू। व्हाट इज ग्रेडियंट, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेडियंट इज बेसिकली अ वेक्टर ऑपरेटर। ग्रेडियंट बेसिकली क्या है? एक वेक्टर ऑपरेटर है। और ये वेक्टर ऑपरेटर क्या करता है? दिस वेक्टर ऑपरेटर मेक्स अ स्केलर फंक्शन, बल्कि rather we would write it converts a scalar function into a vector। इस ऑपरेटर का काम ये है कि ये एक स्केलर फंक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। अब क्योंकि इसने स्केलर फंक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट किया है, तो वेक्टर में हमारे पास देयर आर टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड, द अदर इज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन, और इसकी डायरेक्शन it points in the direction of increase of rate of change of scalar function। अब हम सिर्फ ग्रेडियंट को पहले समझेंगे। पहले हम ये कह रहे हैं कि ग्रेडियंट क्या है? एक वेक्टर ऑपरेटर है। ग्रेडियंट इज अ वेक्टर ऑपरेटर। और क्योंकि ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, तो ये कर क्या रहा है? ये बेसिकली कर ये रहा है कि ये एक स्केलर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज कन्वर्टिंग अ स्केलर इनटू अ वेक्टर। ये एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, सेकंड, उस वेक्टर की डायरेक्शन, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाइंड करें तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। और डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन, इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। अब स्केलर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो चेंज तो दोनों तरफ से हो सकती है, इंक्रीज की तरफ भी हो सकती है। फर्स्ट करें बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो चेंज कब आया? जब उसकी वेलोसिटी 10 हो गई या जब उसकी वेलोसिटी 2 हो गई? दोनों सूरतों में चेंज आया। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। द चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज। और जब उसकी वेलोसिटी कम हुई तो 2 हो गई, डिक्रीज हुई। तो डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? इंक्रीज वाली डायरेक्शन होगी, 10 की तरफ किया जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू, दिस इज व्हाट वी विल टेक द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, दिस न्यू वेक्टर। अब इसको एलिब्रेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, सोर्स चार्ज। वी हैव अ सोर्स चार्ज Q। और हम इस सोर्स चार्ज की फील्ड में एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं Q0। हम इन दोनों चार्जेस को इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग कनेक्ट करेंगे और चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेट्स से हम इसको ले जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B टू पॉइंट, थ्रू पॉइंट B टू पॉइंट C। हम चार्ज के करीब लेके जा रहे हैं। दोनों पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे।
फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, पॉइंट ए पर इस चार्ज के पास पोटेंशियल ज्यादा होगी बी पर या सी पर? वजह क्या है? अगर हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है तो V is equal to KQ by R. This implies that V is inversely proportional to R. जितना आप फासला कम करेंगे पॉइंट चार्ज से उतनी पोटेंशियल, और ये ट्रू भी है। एक्चुअली मैं उसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ, तो मैं जितना उसके ऊपर वर्क डन करूंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करूंगा, बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो वर्क डन करते हैं इसके ऊपर। लेट्स से मैं डेल्टा W अमाउंट ऑफ वर्क डन करता हूँ इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। इस दौरान मैंने कुछ फोर्स F अप्लाई की है। अच्छा, मैं चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके जाऊंगा। जब मैं चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके जाऊंगा तो मेरी अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी। सो मैं इसको किस फोर्स का नाम दूंगा? Fe का, क्योंकि मैं कंसर्न्ड हूँ फील्ड की फोर्स में, मैं कंसर्न्ड हूँ फील्ड की पोटेंशियल में, मैं कंसर्न्ड हूँ इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो मेरी फोर्स का यहाँ पे तस्करा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो चार्ज को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ और फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। मैं इसको फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। एंगल कितना है? 180 है। अब गौर से देखते जाइएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ कि दिस इलेक्ट्रिक फोर्स Fe is equal to Q naught into E? ये वैल्यू ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, let's use this value in the above equation. We get work done is equal to Q naught E dot delta R. ओके, गौर से देखिएगा। अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ Q naught पे डिवाइड कर दिया जाए तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। एग्री करेंगे? yes. अब गौर से देख के बताइए ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? मैं चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल पे ले जा रहा हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। अब आपको पता चला होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज नंबर 1। अब कंपैरिजन के लिए पहले ये याद करें कि अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी इक्वेशंस देख ली हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। एग्री करेंगे? अच्छा, सेकेंडली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो द वर्क डन पर यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वो वेरियस इक्वेशंस हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जा सकती हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन का एनालिसिस बाकी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल की क्या रेंज होगी? लेस देन और इक्वल टू 180 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस डॉट प्रोडक्ट को इन 3 एंगल्स पर स्टडी करते हैं। ठीक है, हियर इज द फर्स्ट केस। अगर मैं एंगल 0 लेता हूं तो फिर डेल्टा V किसके बराबर होगा? E डॉट डेल्टा R। रिजल्ट किसके बराबर होगा? E डेल्टा R cos 0। cos 0 is 1, so E डेल्टा R 1, the result is E डेल्टा R। अच्छा, क्या पता चला कि डेल्टा V पॉजिटिव है। अगर डेल्टा V पॉजिटिव है तो इस बात का मतलब क्या है? फिजिकली चेक करें। कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास अपोजिटली 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। The electric field intensity between the two plates is uniform. फर्ज करें कि इस प्लेट का पोटेंशियल VA है और इस प्लेट का पोटेंशियल VB है। अच्छा, अब आप देखें फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आप चार्ज को किस तरफ लेके आ रहे हैं? 0 एंगल 0। अपने केस को देखिए, सेम डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को देखते हुए डिसाइड करें। फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड है और चार्ज को भी आप नीचे ही लेके आ रहे हैं। Q नॉट को आप फील्ड की डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। अब बताएं चार्ज की पोटेंशियल इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? डिक्रीज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि आप हाई से लो पोटेंशियल पे गए हैं। डेल्टा V पॉजिटिव होने का ये मतलब होगा कि पोटेंशियल कम हुई है। दिस इज द इंडिकेशन। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेशन है पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग।
या इट इज डिक्रीज्ड। समझ आई बात की? अच्छा, सेकंड सिनेरियो की तरफ आते हैं। अगर आपने एंगल 90 लिया तो डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R cos 90। ठीक है जी, इसमें कंडीशन क्या है? E is not equal to 0 and delta R is also not equal to 0। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ये काम करने जा रहा हूँ, जरा देखते हैं ना कि कहाँ पे ये काम हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड, क्या ये फील्ड जीरो है या नॉन जीरो है? फील्ड नॉन जीरो। अब फील्ड के परपेंडिकुलर जाना है, अगर फील्ड के परपेंडिकुलर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे या नहीं? तो आप बताएं फील्ड में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? 90। ठीक है, चेक करें जरा। डेल्टा V E into delta R cos 90 is 0 into anything? Potential difference is? It means that potential is? कौन सी लाइन है ये? It is an equipotential line। एग्री करेंगे? अच्छा देखें, यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत केस जनरेट हुआ है। वो केस ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो? ऐसा हो सकता है। अगर आप किस लाइन पे मूव करें? इक्विपोटेंशियल लाइन पर। फील्ड के कितने एंगल पे मूव करें? 90। तो अगर आपने फील्ड के परपेंडिकुलर मूव किया तो फील्ड में रहते ही चार्ज एक ऐसी लाइन पे मूव करेगा कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो सिंबॉलिकली आप ये कहते हैं कि इट इज पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी है। जानते हो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सुनो, ये बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है। A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, अब if A is not a non-zero vector, B is not a non-zero vector, but A dot B is equal to, this implies that A is orthogonal to B। इसको हम ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं कि अगर A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो, A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब उनके दरमियान एंगल 90 हुआ। इज इट क्लियर? तो ये फील्ड में मूव करने के तरीके हैं कि आप फील्ड में कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। थर्ड केस देखो, अगर एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। लेट्स चेक इट आउट। डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R cos 180। जरा चेक करते हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये रही आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है, और आप चार्ज को कहाँ ले जा रहे हो? आप इस Q नॉट को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। बताओ एंगल क्या है? 180। cos 180 तो माइनस E डेल्टा R आएगा। एग्री करेंगे? चलें, इधर -1 लिख दिया और डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल R। ओके, मुझे बताएं ये कौन सी पोटेंशियल है? ये कौन सी पोटेंशियल है? आप लो से हाई पोटेंशियल पे गए हैं। समझ आई? पोटेंशियल इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज? अगर आपका डेल्टा V नेगेटिव हो तो इसका मतलब पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। बताओ पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? अगेंस्ट द फील्ड। द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग इन अ डायरेक्शन अगेंस्ट द फील्ड। अच्छा, इसी इक्वेशन से क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल R ऑफ V? लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब वापस आ जाएं। हमने कहा था ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर है। ग्रेडियंट इज अ वेक्टर ऑपरेटर। वो स्केलर को किस में कन्वर्ट करेगा? वेक्टर में। कहा था कि नहीं कहा था? ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर, उसका काम है कि स्केलर फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना? वेक्टर में। तो गाइस ये बताइएगा, ये V स्केलर है कि वेक्टर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये डेल्टा बाय डेल्टा R ग्रेडियंट है। ये वो ऑपरेटर है जिसकी बात हो रही थी। दिस इज बेसिकली दैट ऑपरेटर। अगर मैं लिखूं तो E इज इक्वल टू माइनस, मैं लिखूंगा ग्रेडियंट ऑफ V।
अब कंपेयर करो ना, मैंने किस चीज को रिप्लेस किया यहाँ पे? ग्रेडियंट इज एक्चुअली डेल बाय डेल आर। ये ऑपरेटर क्या करता है? ये ऑपरेटर इस स्केलर को किस में कन्वर्ट करता है? मुझे कैसे पता चला कि ये वेक्टर बन गया? इक्वलिटी लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है क्या वेक्टर? अच्छा, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या कहा था? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। तो अब देखो ये स्केलर फंक्शन है कि नहीं? और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस स्केलर फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के बराबर है कि नहीं? तो दूसरी बात देखो, डायरेक्शन, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। अब मुझे बताओ, ऊपर जा रहे हो तो पोटेंशियल जो कि यहाँ पे स्केलर फंक्शन है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। तो ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ स्केलर फंक्शन विल बी सच दैट इट विल पॉइंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अब समझ आया? अब पता है अब क्या करूं? सिंपली बस ये लिख दो कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो, अच्छा मैं यहीं से लिख रहा हूं, गौर से देखना। ये क्या है? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है कि नहीं? तो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ये क्या है? इक्वल टू। तो ये मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू, ये क्या है? नेगेटिव है, इट इज इक्वल टू नेगेटिव। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज, रेट है ना? अच्छा, तो इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। वो चेंज किस में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। तो अब समझ आइए, अगर मैं अब इसकी बात करूं तो क्या ये ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है? शॉर्टकट क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो यूं लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the negative gradient of electric potential। याद रहेगी ये बात? ये कोई दो तीन दफा आ चुके हैं एंट्री टेस्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने कितने नाम अभी तक देखे? इफ यू रिमेंबर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे नाम दिया। फील्ड तो अब आपको पता है कि एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। उसके बाद हम फ्लक्स के टॉपिक में गए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। याद है कि इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहला रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हुआ? अब हमारे टॉपिक की हेडिंग को देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हो गया? तो हम डिफाइन करते हैं इसे इसी तरह कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होने का क्या मतलब है कि हम इसको स्केलर फंक्शन की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इट इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सेक्शन क्या दे रहा है हमें? अगर हम इस सेक्शन पे कंसंट्रेट करें तो ये सेक्शन हमें क्या देता है? मैग्नीट्यूड। ये सेक्शन क्या देता है? इज इट क्लियर? ओके, अब इस इक्वेशन के फायदे भी उठा लेते हैं। तो देखिए, एक फायदा तो इसका ये है, पहला फायदा कि क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो? क्या ये पॉसिबल है? तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन E is perpendicular, no, delta R is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट केस। तो हमने ये वेरीफाई किया, इसे लिख देते हैं E delta R cos 90, so delta V is equal to cos 90 is anything into 0 is, so you get 0 which means potential is कांस्टेंट। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो? अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली पूछ रहा हूँ, सुने। E is equal to 0 and delta V is also equal to क्वेश्चन मार्क। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फील्ड नॉन जीरो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। आप इक्विपोटेंशियल लाइन पे जा रहे थे। अब जो पॉसिबिलिटी डिस्कस करने हम जा रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है। इसको जरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं क्योंकि ये बड़ी एड्रेसिंग सिचुएशन है। यहाँ पे मैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेता हूँ, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, तो रादर आई वुड से कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, बल्कि स्फेरिकल शेल। मैंने तमाम चीजें उसमें बताई हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, नेचर कंडक्टर या इंसुलेटर, कंडक्टर। उसके बाद स्फेरिकल में सॉलिड स्फीयर है या शेल है? शेल। सॉलिड नहीं है, इट इज अ स्फेरिकल शेल। ये इसकी फील्ड लाइंस होगी। This is something really important that I am going to do today. Guys, consider कीजिएगा कि यहाँ पर और ये सरफेस पर 3 पॉइंट्स में कंसिडर कर रहा हूँ, P, Q और इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट R. This point lies on the surface at the location of the charge. अच्छा, ये बताइए कि कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल मिनिमम है? पॉइंट P पर। जितना फासला ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल कम होगी। लेट्स से यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है? 10 वोल्ट है, ठीक है। अब मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे मौजूद है तो उसके पास 10 वोल्ट पोटेंशियल है, मतलब 10 जूल पर कूलम एनर्जी है उसके पास। हर एक कूलम चार्ज के पास इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी? 10 जूल। फर्ज करें मैं इसके ऊपर वर्क डन करता हूँ और मैं इसको फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, पोटेंशियल इंक्रीज होगी। हम कंसिडर करें कि यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है? 20 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं फर्दर वर्क डन करता हूँ और इसको उठा के कहाँ ले जाता हूँ? सरफेस पर ले जाता हूँ। पोटेंशियल हो जाती है 30 वोल्ट, तो सरफेस पर इसकी पोटेंशियल क्या होगी? 30 वोल्ट होगी। ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्क डन कहाँ पर मैक्सिमम है, P, Q या R? R पर वर्क डन मैक्सिमम है क्योंकि R पर फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर जब आया तो मैंने जो भी वर्क डन किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं वर्क डन करूँ, ये देखो ना, बिल्कुल इस मार्कर को कंसिडर करो। बताओ यहाँ पर इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर या यहाँ पर? जितना मैं इसको ऊपर ले जाता जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है इसकी, ठीक है ना। सर आर की वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा क्या जी? डेल्टा आर की वैल्यू जब आर पर ये हो जाएगा तो वो जीरो नहीं होगा सर? नहीं, V is equal to K Q divided by R। यहाँ पे आके पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। आप चार्ज के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई है। इसके बाद क्या होगा? फर्ज करें कि मैं क्रॉस करके अंदर चला जाता हूँ। फर्ज कीजिए कि मैं क्रॉस करके अंदर चला जाता हूँ, तो अब अंदर का सिनेरियो जरा डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है। इस कंडक्टिंग शेल में मैं 3 रीजन्स को कंसिडर करता हूँ, एक इनसाइड, एक सरफेस पर और एक आउटसाइड, ठीक है। ओके, मुझे गाइस ये बताइएगा व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर? गॉस लॉ की एप्लीकेशन याद है? एक्सेस ऑफ चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो Q की वैल्यू अगर इनसाइड देखी जाए तो 0, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी।
सारा चार्ज कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है। आउटसाइड जीरो। चार्ज इज ऑलवेज ऑन अ मटेरियल बॉडी, तो चार्ज या तो ये सारी सरफेस के ऊपर स्प्रेड होगा, ना ही अंदर होगा ना ही बाहर होगा, ठीक है। अब अंदर कोई चार्ज है, अंदर कोई फील्ड है नहीं। जब मैं सरफेस पर पहुंचता हूँ तो 30 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो चुके हैं, मैं मैक्सिमम वर्क डन कर चुका हूँ। जैसे ही मैं क्रॉस करके अंदर जाऊंगा, अंदर कोई चार्ज है ना ही पॉजिटिव ना ही, तो मुझे अंदर कोई वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं वर्क डन अंदर कोई भी नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब है? द पोटेंशियल इज नो, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अच्छा ये प्रूव करते हैं, इधर देखिए। इस बात को एलिब्रेट करने के लिए आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट। अब जब आप क्रॉस करके अंदर चले गए तो क्रॉस करने से पहले कितनी पोटेंशियल है इसकी? 30 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इसके पास 30 जूल एनर्जी मौजूद है पर कूलम। हर एक कूलम के पास 30 जूल एनर्जी मौजूद है। जब मैं अंदर जाऊंगा तो क्या मैं कोई अंदर एनर्जी लूज करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा, मैं किसी भी चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन नहीं कर रहा। अगर अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होता मैं उसके अगेंस्ट वर्क डन करता और पोटेंशियल मजीद इंक्रीज होती। अगर अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो फिर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती, लेकिन अंदर कोई चार्ज है तो इसका मतलब जब मैं अंदर जाऊंगा तो उसकी पोटेंशियल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। द पोटेंशियल विल रिमेन 30 वोल्ट, द पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखो कैसे कांस्टेंट, अच्छा ये प्रूफ भी करते हैं। क्या मैं अंदर गया तो मुझे वर्क डन करना पड़ा है? अगर मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ा तो डेल्टा V इज इक्वल टू, अगर डेल्टा V 0 है, क्योंकि मैंने इधर क्या पुट किया, वर्क डन इज 0, 0 बाय Q नॉट इज 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब सुनो, क्या ये वही रीजन ऑफ स्पेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट। देखो अच्छा, पिछले केस को इस केस को अगर लिंक किया जाए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 बट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब अगर आप देखें फील्ड भी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है एंड द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं कि नहीं? गुड। अच्छा तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। थैंक यू फॉर